lesson name is India Events After 1960. So in this chapter we will discuss about event after 1960. Events after 1960 like war between India and China, between India and Pakistan, our Kashmir issue, then terrorist issue भी देखेंगे. और हमारी कंट्री ने राजस्थान के पोखरण एरिया में कितने सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए, ये सारे इवेंट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960. सी फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन. India became independent in 1947. See, India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. Okay, India became independence in when? 1947, and India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. Dear students, हम सबको पता है हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंस हुई? 15 अगस्त 1947 में. यस ना? यस, हम सबको पता है हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई 15 अगस्त 1947. लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना? 1949 में बना. देखो बच्चों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 में बना. बट उसको इम्प्लीमेंट यानी उसके थ्रू वर्क कब किया, वो स्टार्ट कब किया, वो एक्सेप्ट कब किया? 1950 में एक्सेप्ट किया. वो हुआ 1949 में, बट उसे एक्सेप्ट कब किया? 1950 में. तब जाकर हमारा जो नेशन है वो क्या बना? सॉवरेन डेमोक्रेटिक बन गया. सॉवरेन मीन्स व्हाट? सॉवरेन मतलब क्या? हम खुद, यानी देखो, हम खुद यानी हमारे कंट्री में रहने वाले लोग खुद के यानी कंट्री के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो क्या हो गया? सॉवरेन उसे कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं, जब हम गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं तब इलेक्शन होता है ना, वोटर वोट करते हैं, तो हमें खुद ही डिसीजन हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के इलेक्शन के जो वोटर करते हैं वो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं ना, दूसरी कंट्री इसे इन्वॉल्व नहीं करती. तो हमारे जो डिसीजन है हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो वो क्या हो गया? सॉवरेन डेमोक्रेटिक हो गया. नेक्स्ट पॉइंट देखो. फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. सी, India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. Next point, see, the Indian society is multicultural. Our Indian society is multicultural and people of various languages. See, people is various languages, religions, ethnicities and castes live together. See, the Indian society is multicultural. मीन्स हमारे जो देश में अलग अलग लैंग्वेज के पीपल रहते हैं, रिलीजन्स के, इथनिसिटीज मीन्स छोटे छोटे लैंग्वेज के ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप उसे कहते हैं इथनिसिटीज. एंड कास्ट लिव टुगेदर. इजंट इट दिस पॉइंट? नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. देखो, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, during the initial period after independence, India needed to solve different issue of economic, political and social development. See, जब ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे इंडिया पर, तो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या सोसाइटी है वो किसके कब्जे में थी? ब्रिटिश के कंट्रोल में था. ब्रिटिश के ने अपने हिसाब से रूल किया था. तब ब्रिटिश ने अपने हिसाब से रूल किया था. उनको जो सुटेबल लगा था उन्होंने हमारे कंट्री में रूल किया था. उनको जो सुटेबल लगता था वही रूल उन्होंने तब किया था और इंडिया के हिसाब से नहीं चल रहे थे. तब हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल या सोसाइटी वो किसके माध्यम से चल रही थी? ब्रिटिश के रूल के जरिए चल रही थी. देखो, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो, बट
इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो इंडिया के प्रॉब्लम है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को फेस करना पड़ा इंडिया को, देन पॉलिटिकल को फेस करना, और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे इशू को हमें फेस करना पड़ा था। देखो, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इशू ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, सी नेक्स्ट पॉइंट, the establishment of the planning commission and emphasis on industrialization as means achieve economic development and to eliminate poverty in India। देखो, most important this point, इंडिया के बाद स्टार्टिंग में या इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद स्टार्टिंग में डिफरेंट इशू हमने क्या क्या सॉल्व किया, उसी तरह से इंडिया ने क्या क्या प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया। प्लानिंग कमीशन किसके लिए होता है बच्चों? प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करने के लिए होता है। एक डिपार्टमेंट है या फिर कमीशन है, उसे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। और इम्पोर्टेंट किसको दिया है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट, एम्फासिस मीन्स व्हाट? एम्फासिस मीन्स इम्पोर्टेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंट दिया है। देखो, इम्पोर्टेंट किसको दिया है? उन्होंने एक प्लान किया, हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री अगर सेटअप हुई तो आसानी से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या कहा है देखो, टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी। सी, एलिमिनेट पॉवर्टी, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एम्फासिस मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको दिया है? फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मींस टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तब अचीव क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद एलिमिनेट पॉवर्टी, रिमूव हो जाएगी पॉवर्टी। देखो, अगर इंडस्ट्री सेटअप हुई तो आसानी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब अचीव होगा तो हमारे देश से जो पॉवर्टी हो रिमूव हो जाएगी। देखो, एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया। Okay, isn't it this point? Now see next point. See next point. Successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us achieve political stability. Okay, हमने देखा है स्टार्टिंग में जो हमारे पर रूल था, ब्रिटिश का रूल था, हमें पता है, और ब्रिटिश ने उस समय हमारे इकोनॉमिक के साथ पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारा चेंज लाया था उस समय। तो उस समय ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश जो कहते थे वो इंडियंस को मानना पड़ता था। तो उस समय हम जब इंडिपेंडेंस हुई तो हमें इकोनॉमिक पर फेस करना पड़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पॉलिटिकल में भी बहुत सारे चेंज करने पड़े। ओके, तब जब उसके बाद हमने क्या देखा? प्लानिंग कमीशन करनी पड़ी। प्लानिंग कमीशन ने किसको इंपॉर्टेंस दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा तब हमारे देश की पॉवर्टी हो एलिमिनेट होगी, रिमूव हो जाएगी। और उसके साथ नेक्स्ट है क्या कि जब हमारे देश के प्रोग्रेस होने के लिए एक गवर्नमेंट होना जरूरी है। जब हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट नहीं था, तो हमें क्या करना था? इलेक्शन कंडक्ट। तो वो भी क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। देखो, सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस made it possible for us achieve political stability. Next point, all the same time देखो, all the same time several social reforms हमने क्रिएट किए, including policies and programs for the weaker section of the society were sought to be implemented. तो सोशल रिफॉर्म्स कौन से किए? फॉर एग्जाम्पल कास्ट शेड्यूल, कास्ट रिजर्वेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल रिजर्वेशन। ओके, ये हमारे सोसाइटी के
वीकर सेक्शन है, तो इस पर ध्यान दिया, इसका रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंट ए थे। देखो, ऑन द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द वीकर सेक्शन of the society was sought to be implemented. Okay. See next point. In the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu, Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. See, अब हम देखेंगे यहाँ 1960 में कौन कौन से इवेंट्स हुए, ये आप इमेज देख सकते हैं। गोवा लिबरेशन डे की इमेज है ये, तो देख सकते हैं गोवा लिबरेशन डे। सी, अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिया में पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए थे। इंडिया ने ट्राई किया और जो स्टेट थे लाइक हैदराबाद, गोवा, ये इंडिपेंडेंट स्टेट ही थे, इंडिया में पूरी तरह से वो मर्ज नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया ने कोशिश की, वो जो स्टेट इंडिपेंडेंट थे उनको इंडिया ने अपने नेशन में मर्ज कर लिया। तो गोवा में दीव दमन इस जगह पर है किसका रूल था? पहले पोर्तुगीज का रूल था। गोवा दीव दमन पर पहले पोर्तुगीज का रूल था। इंडिया ने ट्राई करके, स्ट्रगल करके गोवा को पोर्तुगीज के रूल से रिमूव कर दिया, फ्रीडम दिलवाया। ठीक है, ओके। इन द डिकेड ऑफ द 1960s several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. देखो, 1960s के डिकेड में बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए, उसका असर है वो बहुत ज़्यादा किस पर पड़ा था? इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन पर इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन पर पड़ा था। The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. Federation means what? फेडरेशन मीन्स नेशन, कंट्री। ठीक है, उसको कहा जाएगा फेडरेशन। बहुत सारा स्टेट मिलकर एक कंट्री बनता है, उसको कहा जाता है फेडरेशन। देखो, पहला पॉइंट का है, इन द डिकेड ऑफ द 1960s सेवरल इवेंट्स ऑकर विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। ह्यूज इम्पैक्ट किस पर पड़ा था? पॉलिटिकल सिचुएशन। और जो गोवा, दीव, दमन, ये जो स्टेट है उन पर कौन के स्टेट का रूल था? पोर्तुगीज। गोवा, दीव और दमन वर फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन। तो इंडिया ने उसे फ्रीडम दिलवाया, गोवा, दीव, दमन, और वो क्या हो गए? इंडियन फेडरेशन के एक पार्ट बन गए, गोवा, दीव, दमन। उन्होंने, हमारे इंडिया ने पोर्तुगीज रूल से गोवा, दीव, दमन को रिमूव कर दिया और वो इंडियन फेडरेशन के एक पार्ट बन गए, गोवा, दीव, दमन। इजंट इट? ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। See, next point. The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the War of 1962 between two countries. This war was fought in the region of the McMahon Line. See, मैप आप देखिए, जो चाइना के नीचे, देखिए चाइना के नीचे एक तिब्बत एरिया दिखाई देगा यहाँ पर, है ना? ओके। सी, चाइना ने क्लेम किया था तिब्बत को अपने कब्जे में करना चाहा। पहले आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना का बॉर्डर, नॉर्थर्न बॉर्डर को काफ़ी डिस्टेंस पर है, यहाँ पर देखिए। लेकिन जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल किया, उसके कब्जे में किया, चाइना चाहता था कि ये जो तिब्बत, इस पर हमारा रूल होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, ये हमारा पार्ट है, तिब्बत रीजन है वो हमारा पार्ट है। बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना में टेंशन चल रहा था, नॉर्थर्न बॉर्डर को लेके। इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था कब से? 1950 से। देखो, द
tensions between India and China on the northern border which had been rising since 1950. बाद में ये टेंशन धीरे धीरे किसमें चेंज हुआ, 1962 में दोनों कंट्री के बीच वॉर हुआ. देखो, कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्रीज. दोनों कंट्री के बीच में वॉर हुआ, किसके लिए, नॉर्थर्न बॉर्डर को लेकर. चाइना ने जो क्लेम किया था कि जो तिब्बत है वो हमारे रीजन में होना चाहिए और इंडिया चाहता था कि नहीं होना चाहिए, तो उसके बीच में वॉर हुआ. कब, 1962 में. और ये जो वॉर हुआ दोनों कंट्री के बीच में वो मैकमोहन लाइन रीजन पर हुआ. देखो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के साइड में, यहाँ पर लिखा है मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर. यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ. द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 culminated in the war of 1962 between two countries. Which two countries? India and China. This war was fought in the region of the McMahon Line. Where? McMahon Line. Understood this point? Okay, now see next point. See next point. After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architect of India's foreign policy. His contribution to the social and economic development of India is significant. Jawaharlal Nehru passed away in 1964. See, इंडिया जब आज़ाद हुई, सेवरल इलेक्शन तब कंडक्ट किए और वो इलेक्शन सक्सेसफुल भी हुए. तब जाकर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. ठीक है, और जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. उनको क्या कहा था, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. सी, हर एक कंट्री को फॉरेन पॉलिसी होती है. ठीक है, इसके हिसाब से कंट्री को चलाया जाता है. इंटरनल जो काम होते हैं, वर्क होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि फॉरेन पॉलिसी मतलब अदर कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखना है, उसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन पॉलिसी. हमारे कंट्री का फॉरेन पॉलिसी है अदर कंट्री के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन के साथ है, पीसफुल के साथ है. कोई भी वर्क करना है या हमारे फॉरेन पॉलिसी, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट है वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू. इसको बनाने वाला कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर who Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architect of India's foreign policy. Next point, his contribution to the social and economic development of India is significant. हमारे चाचा नेहरू थे, जो नेहरू थे, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया. उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964. पंडित जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964. ऐसे कहा जाता था, देखो, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था. इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था. वो कब हुआ था, 1962 में. तो उसके थ्रू उनको टेंशन था, नेहरू जी को टेंशन था. उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो वॉर सॉल्व हो सके, बातचीत कर कैसे भी होकर वो सॉल्व हो सके, लेकिन वो वॉर को सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसकी टेंशन लेकर उनकी डेथ हुई, ऐसे कहा जाता था. ओके, फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द country and he was the architect of India's foreign policy. Pandit Jawaharlal Nehru was the architect of the India's foreign policy. Most important point. Okay. Next, his contribution to the social and economic development of India is significant, and Jawaharlal Nehru passed away in 1964. Okay, understood this point? Okay, now see next point. See next point. Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. देखो,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने नेक्स्ट? लाल बहादुर शास्त्री. देखो लाल बहादुर शास्त्री succeeded him and became the next prime minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. During his tenure means जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय में देखो इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर हुआ था. इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू. किसको लेकर? कश्मीर इशू को लेकर इन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था. Understood? Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India, and during his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. Dear students, read this point carefully. If you any doubt, you ask me. Then I will explain next point in next video.